यही टॉपिक चल रहा था अपना। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? कल कहां तक बताया था मैंने इसके बारे में? कॉपी देना बेटा। उतार बाद में लेना, पहले देख लेना आराम से। सामने देख ले बोर्ड पे। इसके समकालीन जो मुगल शासक था वो था अकबर। कौन था भाई? इसके समकालीन जो मुगल शासक था वो कौन था? अकबर। महाराणा प्रताप से दुश्मनी के कोई रीजन नहीं थे इस बंदे के। इसके दुश्मनी का रीजन रहा था सबसे बड़ा एक कारण यह था मेरे दोस्तों कि अकबर ने सन 1570 ईस्वी के अंदर 3 जून को नागौर जिले के भद्राजून नामक स्थान पर शुक्र तालाब के पास, कौन से तालाब के पास? शुक्र तालाब के पास सबसे पहले ठीक है ना, इसने भाई साहब एक दरबार का आयोजन करवाया था जिसका नाम था नागौर दरबार। कौन सा दरबार? नागौर दरबार का जब इसने आयोजन करवाया था तो उसके अंदर इसने 2 प्रकार की नीतियां रखी थी। पहले नंबर पे इसने एक नीति रखी थी सुलेकुल की नीति, कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसने दूसरे नंबर की नीति रखी थी आक्रमक नीति, कि अगर कोई व्यक्ति मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसके क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण करो और उस बंदे को मेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या करो? मजबूर करो। कहते हैं कि जब इसने नागौर दरबार का आयोजन करवाया था उस समय राजस्थान में 6 रियासतें थी। कितनी? सबसे बड़ी रियासतें जिनका एक तरफा राज चलता था वो 6 रियासतें थी। आमेर, मारवाड़, बीकानेर, बूंदी और एक थी हमारी कौन सी? जैसलमेर, और एक थी हमारी मेवाड़। इनमें से 4 रियासतें वो थी जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुकी थी और 2 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब ध्यान से देखना भाई साहब, अकबर ने कौन सा दरबार का? अरे कौन सा दरबार? नागौर दरबार का आयोजन करवाया। नागौर दरबार का आयोजन हुआ था 3 जून। कितना जून? 3 जून 1570 को। इस नागौर दरबार के जो अध्यक्ष रहे थे, क्या रहे थे भाई? वो रहा था भारमल। कौन रहा था? अरे कौन था? और इसने कितने प्रकार की नीतियां अपनाई थी इसमें? 2। कितनी नीतियां? 2 नीतियां थी इसकी। कितनी नीतियां थी भाई? इनमें से नंबर 1 पे कौन सी नीति थी? सुलेकुल। कौन सा? अरे कौन सा? और नंबर 2 पे थी आक्रमक। कौन सी थी? ये 2 नीतियां अपनाई थी किसने? अकबर ने। ठीक है भाई। बात ये होती है कि भाई साहब इस नागौर दरबार के आयोजन के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें? 6 रियासत। ठीक है ना भाई। इन 6 रियासतों में से बात करी जाए तो 4 रियासत वो थी जिन्होंने अकबर की क्या करी थी? अधीनता स्वीकार की। और जिन्होंने नहीं की वो कितनी थी? अरे कितनी थी? 2 थी। इनमें से पहले नंबर पर अगर बात करी जाए तो सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाली कौन सी? आमेर। कौन सी? नंबर 2 पे जैसलमेर। कौन सी? कौन सी? तीसरे नंबर पर आता है बूंदी। कौन सी भाई? और नंबर 4 पर आती है बीकानेर। कौन सी? ये 4 रियासतें थी जिन्होंने इसकी अधीनता क्या करी थी? नंबर 5 पे अगर बात करी जाए जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी, उनमें से एक तो थी कौन सी? और दूसरे नंबर पे कौन सी? मारवाड़। उस समय मेवाड़ का शासक था वो था उदय सिंह। कौन था भाई? और उदय सिंह के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? कौन बैठा? जबकि मारवाड़ का शासक था राव चंद्रसेन। कौन था भाई?
कौन था बेटा? कहते हैं कि रावचंद्र सेन नाम का राजा था, वो नागौर दरबार में गया भी था। कहां पर गया था? नागौर दरबार में। लेकिन अकबर की नीतियों को देखता हुआ यह बंदा इसकी अधीनता स्वीकार करे बिना वापस लौट के आ गया। तो ये क्वेश्चन आता भी है काफी बार कि नागौर दरबार में उपस्थित एकमात्र ऐसा शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो था कौन? रावचंद्र सेन। कौन था भाई? मेवाड़ तो गया ही नहीं वहां पर। तो ये 2 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, जबकि 4 रियासत ऐसी थी जिन्होंने अकबर की अधीनता क्या करी थी? स्वीकार की थी। चलो भैया, बात ये होती है कि मैंने आपको बताया था कि भैया 28 फरवरी सन 1572 को होली के त्योहार के दिन जब गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उसी समय इसका जो भाई था जगमाल सिंह, वो भाई साहब नाराज होकर के किसकी शरण में चला गया? अकबर की शरण में चला गया। किसकी शरण में चला गया? और अकबर को जाकर इसने पूरी मेवाड़ की कमजोरी थी उनको दर्शा दिया। कहते हैं कि भाई साहब एक तो अकबर पहले ही गुस्सा था किसको लेकर के कि भाई ये लोग नागौर दरबार में नहीं आए, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी, कम से कम मिल तो लेते, अधीनता नहीं करी। तो अकबर ने, कहते हैं कि भाई साहब अकबर जो था इसने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने राजदूत भेजे थे भाई? 4। कितने भेजे थे? कितने भेजे थे? 4। तो ध्यान से देखना, अकबर ने प्रताप को समझाने कितने भाई? 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे थे भाई? 4। इनमें से नंबर 1 पे जाने वाला कौन था? जलाल खां। नंबर 2 पे जाने वाला कौन था? मानसिंह। नंबर 3 पे कौन गया? भगवंत दास। नंबर 4 पे कौन गया? टोडरमल। कौन गया था? ये 3 जो थे ना, 3 ये तो गए थे 1573 में। कब गए थे? जून 1573, सितंबर 1573, दिसंबर 1573। 1573 में गए। और ये था, वो गया था कब? 1572 में। लेकिन ये सारे के सारे क्या रहे थे भाई? असफल रहे। क्या रहे थे? असफल रहे। महाराणा प्रताप को समझाने में ये लोग क्या रहे थे? असफल रहे थे। कुछ ग्रंथ होते हैं हमारे, जैसे राज रत्नाकर नाम का ग्रंथ कहता है कि भैया महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मानसिंह से मुलाकात करी थी। इनके तीनों में से जो गए थे, 4 में से एकमात्र मानसिंह से मिला था। इस बात की जानकारी हमको देता है राज रत्नाकर नाम का ग्रंथ। जबकि अमर सिंह महाकाव्य हमको बताता है कि वैसा प्रताप ने किसी से मुलाकात नहीं करी, इससे मुलाकात करी थी सिर्फ अमर सिंह ने। किसने करी थी? दोनों ग्रंथों के अंदर बताया जाता है कि इनका सौंदर्य पूर्वक बातें हुई, आराम से वहां पर बातचीतें थी, वो बिल्कुल मनमुटाव वाली नहीं थी। लेकिन आता था मानसिंह था, वो चेतावनी देके आया, बताया किसको? प्रताप को, कि प्रताप दुआ करना भगवान से कि कभी तेरी और मेरी मुलाकात रणभूमि में ना हो, वरना कल का दिन ऐसा ना हो कि कहीं तू मेरे हाथ से मारा जाए। महाराणा प्रताप को यह बात कहती थोड़ी अजीब सी लगी। महाराणा प्रताप ने मानसिंह से कहा कि सुन मानसिंह मेरी बात, तू यहां पर आया है, तू मेरे दर पे आया है, इसलिए मैं तेरी इज्जत करता हूं, तेरे को मैंने बख्शा है क्योंकि तू एक राजपूत है। और रही बात मारने की, तो भगवान से दुआ करना और भगवान के आगे अगरबत्ती जलाना कि तेरी और मेरी मुलाकात कभी रणभूमि में ना हो, वरना कल के दिन रणभूमि में अगर मुलाकात हुई तो इतिहासकारी मुझे दोष देंगे कि भाई साहब महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर को मानसिंह जैसे अबोध बालक की हत्या नहीं करनी चाहिए। बहुत बुरी फजीती हुई थी मानसिंह की। ये तो ये बताता प्रताप वाला, अमर सिंह तो और भी बुरी फजीती करता है इसकी। कहते हैं कि ये बंदा क्या था, मानसिंह उस समय 1572 में गुजरात अभियान जीत के आ रहा था। तो गुजरात जीत के जब आ रहा था तो ये आना तो इसको अजमेर था। तो जब ये बंदा अजमेर आ रहा था तो उसी समय रास्ते में अकबर ने संदेश भेज दिए थे कि मानसिंह आता था तू ऐसे करना, प्रताप से मिलता हुआ आना। हो सकता है कि प्रताप यार एक राजपूत है, तू भी एक राजपूत है, शायद हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई बातचीत हो जाए और वो तेरी बात को समझने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। कहते हैं कि अमर सिंह महाकाव्य इस बात को कहता है कि भाई साहब मानसिंह और अमर सिंह की मुलाकात जो थी वो हुई थी उदय सागर झील के तट के ऊपर। अमर सिंह ने इसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, समस्त प्रकार की इज्जतें बख्शी। अंत में जाकर इसने एक बात पूछ ली, किससे? अमर सिंह से, कि अमर सिंह जब उसे पता है तेरे पापा प्रताप को कि मानसिंह उससे मिलने के लिए आ रहा है, तो तेरे पापा मेरे से मिलने के लिए क्यों नहीं आए? अमर सिंह कह रहा है मेरे पापा की सिर दर्द है, तबीयत खराब है, उसकी फीवर हो रहा है, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो बंदा तेरे से नहीं मिल पा रहा। मैं आ गया ना मिलने के लिए, बोल मैं उसका इकलौता बेटा हूं, मतलब वो आ गया मैं आ गया, बराबर की बात है। बता क्या बात है?
मानसिंह को यह बात कहती थोड़ी बुरी लगी। क्या हो सकता है कि प्रताप हमसे नफरत करता है? क्योंकि हमने हमारी बहन बेटियों की शादी किससे करवा दी? मुगलों से करवा दी। खाना खाने के बाद में जब ये बंदा यहां से खड़ा हुआ, तो खड़ा होने के बाद में जब जाने लगा तो मान सिंह ने एक बात बोली थी अमर सिंह को कि सुन अमर सिंह, मेरी बात जाकर के बोल देना तेरे पापा प्रताप को कि उसके बहुत सिर दर्द रहता है। उस बंदे का सिर दर्द का इलाज करने के लिए, परमानेंट सिर दर्द का इलाज करने के लिए मैं बहुत जल्द वापस मेवाड़ आ रहा हूं। जैसे उसने ये बात बोली तो अमर सिंह के पीछे खड़ा हुआ एक राजदूत था, उसने भाई साहब मान सिंह को एक बात बोल दी कि महाराज सुन मेरी बात, जाता हुआ सोजत से जाना और तेरी बुआ के लिए मेहंदी ले जाना, और आए ना जब अकेला मत आना, तेरा फूफा को साथ लेके आना। यह बंदे की जब फजीती हुई तो अमर सिंह ने भी उस समय एक लैंग्वेज बोल दी कि मानसिंह जैसे पापी इंसान के पैर इस झील पे गिरने के कारण इस झील का पानी अपवित्र हो चुका है, इसलिए झील के पानी को वापस पवित्र करने के लिए इसमें गुलाब जल और गंगा जल मिलाया जाए। कौन था मानसिंह? आमेर रियासत का राजा, अकबर का दत्तक पुत्र, अकबर का प्रधान सेनापति और अकबर का नवरत्न। इतने बड़े आदमी की जब एक छोटे से बालक ने, जो राजा भी नहीं था उस समय, एक उत्तराधिकारी पद का सिर्फ क्या था, दावेदार था, उसने इतनी बुरी फजीती करी, मानसिंह का पसीना आ गया। मानसिंह यहां से बातों को सुनने के बाद में जब निकला, और निकलने के बाद में जब ये बंदा अजमेर की तरफ प्रस्थान हुआ, तो अजमेर के महलों में बैठा बैठा इसका इंतजार कर रहा था कौन? अकबर। कौन कर रहा था? अकबर। जब वहां पर इंतजार कर रहा था, जैसे वैसा मानसिंह की सेना जब पहुंचती है अजमेर के महलों के अंदर, तो अकबर कहता है कि सेना अपने स्थानों पर चले जाए और मानसिंह को तुरंत मेरे से मिलने के लिए महलों में भेज। मानसिंह जब वहां पर गया तो अकबर ने पूछा, क्या हुआ? तू गया था ना मिलने, क्या हुआ? तो भाई साहब मानसिंह की आंखों में आंसू आ गए। तो ये महाराज सारी जिंदगी में सिबरी फजीती कौन करवाई जितनी तेरी वजह से मैं आज करवा रहा है? मतलब नहीं वहां को छोरो मिले तो अमर सिंह क्या क्या बोला है मैं तेरे को बता भी नहीं सकता। उस समय मानसिंह ने एक बात बोली थी, किसको? अकबर को, कि महाराज राजपूत हूं, बेइज्जती सहन करके आया हूं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि जब जब मेवाड़ पर आक्रमण होगा मुगल सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, क्योंकि आज के बाद मेरे जीवन का एक ही टारगेट होगा, सिर्फ प्रताप की मौत। तब जाकर के अकबर ने मानसिंह से मिलकर अकबर के दुर्ग अजमेर के अंदर सबसे पहले एक युद्ध की योजना बनाई थी, जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनी थी अजमेर दुर्ग के अंदर। जैसे ही यहां पर भाई साहब हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनी, हाथों हाथ भाई साहब मानसिंह को पूरी की पूरी मुगल सेना का नेतृत्व सौंप दिया गया। 1573 के अंदर जब महाराणा प्रताप के विरुद्ध जब ये युद्ध का आगाज कर चुका था अकबर, तो इसने भाई साहब अपनी समस्त सेना को महलों के बाहर जब खड़ा करा, तो उस समय अकबर ने एक घोषणा करी थी अजमेर दुर्ग के अंदर खड़े रह करके कि आज मुस्लिम सेना बड़ी प्रसन्न होगी कि आज आप लोग जिहाद करने जा रहे हो। जैसे जिहाद शब्द मुस्लिम सैनिकों ने सुना तो भाई साहब वो गगनचुंबी नारे लगाने लग गए, तलवार उठाने लग गए, भाले आकाश को चूमने लग गए, और एक ही नारा लग रहा था, जिहाद हो जिहाद हो जिहाद हो। उसी समय एक मुस्लिम सेनापति ने पूछा, नहीं कि महाराज ये तो बता कि हमारी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है। जैसे ही एक सेनापति ने पूछा कि हमारी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो हाथों हाथ अकबर ने कहा कि भाई तुम्हारी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मानसिंह होगा। मानसिंह का नाम लेते ही जो सैनिक अपने गगनचुंबी नारे लगा रहे थे, तलवार उठा करके उनकी सबकी तलवार नीचे पड़ गई, और वो कहने लगे, नहीं क्या हुआ? क्योंकि महाराज विश्वास कौन करा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये भी राजपूत है, वो भी राजपूत है। वहां जाकर के अगर रणभूमि में अगर भ्रातृत्व की भावना जाग गई तो या तो कूटरोल कराया वो वहीं मारो, हम नहीं रखेंगे भाई। उस समय अकबर ने एक बात बोली थी इसको कि मैं मेरे खून से पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर एक बार विश्वास ना करूं, लेकिन ये मेरा दत्तक पुत्र है, एडॉप्टेशन, पूरा विश्वसनीय आदमी है, इसलिए मैं इसको अपने दत्तक पुत्र मानते हुए समस्त सेना की कमान मैं मानसिंह के हाथों में सौंप रहा हूं। इसलिए ध्यान रखना कि इसके नेतृत्व करने वाले तो दो थे, लेकिन मुख्य कमान अधिकारी था वो कौन था? इसका मानसिंह। सेकंड कमान अधिकारी था वो कौन था? इसका आसफ का। कौन था भाई? आसफ का। जब ये बंदे यहां से निकले तब जाकर के युद्ध हुआ था, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। ज्यादा बड़ा डिटेल नहीं देखना, देख लेना हल्दी घाटी के युद्ध की, तो ध्यान से देखना। अकबर व मानसिंह ने, अकबर व, अरे किसने? अकबर व मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई। कौन सा युद्ध? अरे कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई।
कौन सी योजना बनाई? हल्दी घाटी के युद्ध की योजना किस स्थान पर बनाई गई थी भाई? अकबर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अरे कौन सा दुर्ग? अकबर दुर्ग कहां पर है? कहां पर है? अरे बोलो ना, कौन सी सन में बनाई गई? अरे अकबर दुर्ग कौन सा सन में बना? 1570। वास्तुकार कौन था इसका? तो इसका वास्तुकार रहा था कासिम खां। कौन था भाई? अरे कौन था? इस दुर्ग को 3 नामों से जाना जाता है, इसके 3 उपनाम है भाई। नंबर 1 मैगजीन का दुर्ग। कौन सा भैया? मैगजीन का दुर्ग। नंबर 2 अकबर का दौलत खाना। क्या आता है भाई? अकबर का दौलत खाना। नंबर 3 जहांगीर का न्याय खाना। क्या आता है भाई? जहांगीर का न्याय खाना। शास्त्रागार दौलत खाने को ही बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? शास्त्रागार किसको कहा जाता है? दौलत खाने को। यह था जहांगीर का न्याय खाना। तीनों नाम हो गए इसके। कहते हैं कि यही वो दुर्ग था जब 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के अंदर जो एजीजी का मुख्यालय रहा था वो इसी दुर्ग के अंदर रहा था। सन 1908 के अंदर जो भाई साहब इसको राजपूताना म्यूजियम में क्या किया गया था प्रवर्तित, वो इसी दुर्ग को किया गया था, ठीक है ना? यहां पर इन्होंने क्या बनाई थी? युद्ध की रणनीति। जब युद्ध की रणनीति इस दुर्ग के अंदर बनाई गई थी मेरे दोस्तों, तो कहते हैं कि भाई साहब मानसिंह को, किसको भाई? मानसिंह को मुगल सेना की कमान सौंपी। मुगल सेना की क्या सौंपी? कमान सौंपी। और हाथों हाथ मानसिंह को एक उपाधि और दी गई थी। कौन सी? कौन सी? कौन सा पुत्र? दत्तक पुत्र। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, 2 तरीके से ध्यान रखना, कि मान सिंह को दत्तक पुत्र अकबर ने कहा, इस बात की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तुमको पता था ना मैं प्रताप पढ़ाऊंगा आज? पता था ना? पढ़ाया कर जाके कभी? पढ़ा था क्या? किताबें नहीं होंगी, गिफ्ट में दूं? चलो आपकी इच्छा है। इसके बाद में इसके द्वारा लड़ा गया युद्ध था वो कौन सा था? कौन सा था बेटा? अरे कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन से जिला में पड़ता है हल्दी घाटी? कौन से जिले में बेटा? राजसमंद। सबसे पहले अकबर ने मानसिंह को दत्तक पुत्र कहा था, इस बात की जानकारी मिलती है आमेर शिलालेख 1612 ईस्वी से। कौन से? आमेर शिलालेख से। ये ध्यान रखना, आमेर शिलालेख का निर्माण खुद मानसिंह ने करवाया था, मिर्जा राजा मानसिंह ने, ठीक है ना भाई? आमेर शिलालेख कहां पर स्थित है? जमवा रामगढ़ का जो जमवाई माता का मंदिर है ना, उसके बाहर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ भाई? 2 डेट है इसकी। एक तो आती है 18 जून, एक आती है 21 जून 1500। भाई साहब 18 जून बताते हैं कौन? शिलालेख। कौन से बताते हैं? और 21 जून जो इसकी डेट बताता है वो बताता है कौन? गोपीनाथ शर्मा। कौन बताता है भाई? अरे कौन बताता है? इसकी मिट्टी का रंग कैसा है? अरे मिट्टी का रंग कैसा है बेटा? हल्दिया। मध्य संघर्ष किस किस के बीच में हुआ भाई? मानसिंह वर्सेज प्रताप। जीता कौन? अरे रहा क्या था? कैसे है निर्णायक? जब युद्ध लड़ाया तो 2 में से एक तो हारेगा ना। अब भी निर्णायक ही बता रहा हूं यार, ठीक है ना भाई? हल्दी घाटी का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है, इसका ये ध्यान रखना, ठीक है भाई? तो दोबारा मेरे साथ साथ एक बार देख लो, फटाफट नजर उठा करके।
महाराणा प्रताप के समकालीन मुगल शासक कौन था? अकबर ने राजस्थान में कौन से दरबार का आयोजन करवाया? नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था भाई? इसके अध्यक्ष कौन थे? कितनी नीतियां अपनाई गई? नंबर 1, नंबर 2, या इसके नागौर दरबार के आयोजन के समय राजस्थान में कितनी रियासत कितनी थी? कितनों ने अधीनता स्वीकार करी? कितनों ने नहीं करी? नंबर 1 पे कौन सी? नंबर 2 पे? नंबर 3 पे? नंबर 4 पे? नहीं करने वाली कितनी थी? नंबर 1, नंबर 2, मेवाड़ का शासक कौन? उसके बाद में कौन? और भाई साहब मारवाड़ का कौन था? नागौर दरबार में उपस्थित एकमात्र ऐसा शासक जो अकबर से बिना मिले वापस लौट कर गया कौन था? राव चंद्रसेन को बोला जाता है मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी क्या बोलते हैं इसको? मारवाड़ का लुटेरा क्या बोलते हैं? और राजस्थान का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? अरे किसको कहा जाता है? अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कितने राजदूत भेजे? कितने भेजे थे? नंबर 1 पे कब गया था? नंबर 2 कब गया? नंबर 3 कब गया? नंबर 4 कब गया? चारों के चारों क्या रहे? अकबर और मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनाई? अकबर का दुर्ग कहां पर है? कौन सी सन में बनाई गई? वास्तुकार कौन था? कितने उपनाम है? ये 4 है, ये 2 है। कितने उपनाम है? नंबर 1 कौन सा? नंबर 2, नंबर 3, और मानसिंह ने इसी युद्ध की कमान वाला मानसिंह के हाथों में इस युद्ध की क्या सौंप दी गई? भाई साहब इसी युद्ध के समय अकबर ने इसको कौन सी उपाधि दी? भाई साहब मानसिंह अकबर का दत्तक पुत्र था। इस बात की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सबसे पहले इसको भाई साहब दत्तक पुत्र कहने का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले मानसिंह को दत्तक पुत्र कहा था, ये बात बताने वाला कौन था? कर्नल टॉड। कौन था भाई? कर्नल टॉड। इसके बाद में कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का मैदान कहां पड़ता है? अरे कहां पर है? डेट कितनी है इसकी? नंबर 1 किसके अनुसार? दूसरी डेट किसके अनुसार? मिट्टी का रंग किस किस के बीच में हुआ? और जीता कौन था? उतारो इसको फटाफट। हल्दी है। शुरू बहुत लेट होता है तू। जैसलमेर का था रायबाटी, बूंदी का था कल्याणमल, बीकानेर का था राय सिंह, और आमेर का था बारमल। और वो मैंने लिखा दी, मैं आगे लिखा ही देता हूँ इसमें। उतार लिएगा बेटा?
पहले तो आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद। जिंदगी का क्या है बेटा पता नहीं है। परसों रात मेरा अरे ऑनलाइन वालों भाइयों तुम भी लिख दो कुछ। तुम्हारे अभी तक सीट नहीं मिली ना क्वेश्चन की, कोई भी सीट आज करता हूं भाई। टेस्ट तो आप हिंदी में दे लोगे, तुम्हारे को इंग्लिश वालों को इंग्लिश में तो सीट चाहिए ना, इंग्लिश वर्जन तो नहीं चाहिए। मतलब हिंदी में दे दो सीट। महाराणा प्रताप कौन थे हिंदी में लिखा होना चाहिए। ये तो नहीं है ना वो भी महाराणा प्रताप ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा ना। तो फिर मैं आज बंटवा दूं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कौन कौन हो पर हाथ खड़े करना। भाई साहब हिंदी में चल जाएगी सीट, सोच लेना, बाद में कोई वो नहीं होना चाहिए। और हिंदी मीडियम वाले कौन कौन है, हमको तो कह कबूतर लिखा देते जब भी समझ आओगी। मिटा दूं क्या, फटाफट उतारो यार, बहुत कुछ बताना बाकी है इसमें। अरे उतार लिए क्या, चलो आगे लिखो। यार फोटो खींच के रो रहे भाई।
क्योंकि क्वेश्चन हल्दी घाटी के मैदान पे से इतना बनने वाला है, क्योंकि एक पेज हल्दी घाटी का ही रहेगा पूरा। महाराणा प्रताप ने अपना स्थान कौन सा बनाया, इसकी शस्त्रागार कहां पर था, योजना कहां पर बनाई, नेतृत्व किस किसने करा, यही सारी चीज इसकी होंगी। फिर इसके बाद में इतिहासकार कौन सा मौजूद था, उसके ग्रंथ कौन से थे, गलत है। उसके बाद में हाथी कौन कौन से काम में लिए गए, उसके बाद में विवरण आएगा फिर हल्दी घाटी के युद्ध का। बेटा ये दो सन अलग अलग पूछी जाती हैं। अगर आपसे सीधा पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो लगाओगे आप 18 जून। अगर आएगा कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ, तो लगाओगे 21 जून। मैंने क्या कहा था कि आज मिट्टी का रंग लाल है। फिर इतिहासकार कहते हैं कि भाई लड़कियों की हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, उससे पहले उनके हस्बैंड थे। या फिर उनका कहते हैं कि हल्दी का रंग भी नहीं उतरा था उससे पहले, मतलब कि यहाँ पर नौजवान मारे गए थे काफी, इसलिए इसको हल्दी घाटी बोलते हैं। सबका अलग अलग मत है। वर्तमान मिट्टी का रंग लाल है, लेकिन पहले इसका मिट्टी का रंग हल्दिया रंग का बताते थे भाई। मिटा दू क्या बेटा? अर्राय बाटी। देखो मेरे दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम व अन्य नाम, कि भाई इसको किस किस नामों से जाना जाता है, कौन कौन से नाम इस युद्ध के हैं। नंबर 1 बादशाह युद्ध। कौन सा युद्ध? नंबर 2 बनास युद्ध। कौन सा युद्ध? नंबर 3 रक्त तलाई। कौन सा? रक्त तलाई। नंबर 4 बादशाह युद्ध हो गया, बनास युद्ध हो गया, रक्त तलाई हो गया। कितने नाम हो गए बेटा? 3। नंबर 4 पे इसको कहा जाता है भाई साहब क्या? हाथियों का युद्ध। किसका? अरे क्या कहते हैं? नंबर 5 मेवाड़ की थर्मोपल्ली। नंबर 6 खमनोर का युद्ध। नंबर 7 गोगुंदा का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा? ये युद्ध रहे थे इसके। बता रहा हूं, एक बार उतार तो सही, औरों को तो उतारने दे। उतार लिया सबने? सबसे पहले लिखो मेवाड़ की थर्मोपल्ली के आगे कर्नल टॉड। कौन सा? कर्नल टॉड ने इसको सबसे पहले क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ठीक है ना भाई? खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, और बाकी इसके नाम शिलालेखों से मिलते हैं। ये सारे हल्दी घाटी के युद्ध के क्या थे भाई? उपनाम, जिन नामों से इसको जाना जाता है। इसके बाद में एक एक लाइन से लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लेना हेडिंग में। क्या डालोगे बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंटों में लिखो एक एक लाइन से। मुगलों ने इस युद्ध की रणनीति अकबर के दुर्ग में बनाई।
कहां पर बनाई बेटा? ठीक है, नीचे की लाइन से लिखो कि प्रताप ने इस युद्ध की रणनीति कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। प्रताप ने इस युद्ध की रणनीति कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। कौन से दुर्ग में बना दी बेटा? कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। लिख लिया? एक लाइन और लिखो कि इस युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व दो लोगों ने किया। कितने लोगों ने किया बेटा? दो लोगों ने किया। नंबर 1 मानसिंह, नंबर 2 आसफ खां। आसफ खां। कितने लोगों ने कर लिया बेटा? दो लोगों ने नेतृत्व संभाला था इसका। नीचे की लाइन से लिखना कि प्रताप की सेना का नेतृत्व भी दो लोगों ने किया। प्रताप की सेना का नेतृत्व भी दो लोगों ने किया। प्रताप की सेना का नेतृत्व भी दो लोगों ने किया। नंबर 1 प्रताप। नंबर 1 पे कौन? नंबर 2 पे लिखो हाकिम का सूरी। अंडरलाइन करके लिखो इसमें हकीम का सूरी में। लिख लिया बेटा? प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति। प्रताप का एकमात्र क्या था भाई? ये मुस्लिम सेनापति। पूछ लिया जाए कि इसका मकबरा कहां पर है? खमनौर। मकबरा कहां पर है इसका? खमनौर के अंदर। नोट में एक लाइन लिखना बेटा। भाई प्रताप की तरफ से तो प्रताप की सेना तो थी, इसके अलावा भीलों ने भी इसमें क्या लिया था? भाग। तो नोट में लिखना कि प्रताप की भील सेना का नेतृत्व पूंजा भील ने किया। प्रताप की भील सेना का नेतृत्व प्रताप की भील सेना का नेतृत्व प्रताप की भील सेना का नेतृत्व किसने किया बेटा? पूंजा भील ने किया। किसने कर दिया? ये दो काम तो यहां तक के खत्म हो गए। आज तो इसकी सेना रणनीति बनी है। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। आगे लिखो इसमें युद्ध के समय प्रताप की सेना का शास्त्रागार। युद्ध के समय प्रताप की सेना का शास्त्रागार कहां पर था भाई? मायरा गुफा। कौन सी गुफा? माया कौन? मायरा गुफा, उदयपुर। प्रताप की सेना का शास्त्रागार कहां पर था भाई? मायरा गुफा, उदयपुर। क्योंकि सारे के सारे रणभूमि में लेकर नहीं जाते थे। इसमें से कुछ सैनिक ऐसे होते थे जो शस्त्रों को पहुंचाने का काम करते थे। अगर काल के दिन अगर यूक्रेन का अगर रूस का युद्ध छिन रहा है, चल रहा है, तो यूक्रेन और रूस के सारे हथियार लेके गए हैं क्या वहां पर? कुछ सामग्री पहुंचाने वाले आर्मी के जवान अलग है उनको, तो टाइम टू टाइम उनका काम यही है, पहुंचाना है बस। उनको युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। चाहे तू जीत, ऐसा कुछ नहीं है, जीतने के लिए ही करते हैं। ठीक है ना? इस तरीके का सिस्टम था। एक लाइन और लिखो। जबकि मुगल सेना का शास्त्रागार, इस युद्ध के समय मुगल सेना का शास्त्रागार कहां था? युद्ध के समय मुगल सेना का शास्त्रागार अजमेर।
अजमेर से फिर इन्होंने बाद में ट्रांसफर करके कहां ले गए थे? मौलेला गांव। कौन सा? एक तो लिख लिया अजमेर, उसके आगे दूसरा लिख लेना मालेला। मालेला गांव राजसमंद। यहां पर सबसे पहले हल्दी घाटी के युद्ध में जाते समय मानसिंह की सेना ने अपना पड़ाव डाला था। यह इनका मुख्य केंद्र था। इसका मुख्य केंद्र का मतलब था रणभूमि में युद्ध खत्म होता था शाम को 5 बजने के बाद। युद्ध ऐसे थोड़ी होते थे तुम सोच रहे हो जैसे कि दुश्मन हो गए। दुश्मन होते थे वो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। सुबह 9 बजे रणबेरी बजी, तू मेरा दुश्मन। शाम को 5 बजे फिर शाम को पार्टी शार्टी करते थे। आज तो तेरा भी बेटा मैंने 6 रोग से मारा था। ऐसे ही होता है युद्ध। अपनी तरह थोड़ी है कि मौका पा लिया बेटा, तू चाहे रात की मिल चाहे दिन में मिल, तू एक बार मिल तो सरी जिंदगी में। तो कहते कोई मिल वाला है कि कौन छोड़ू, वो वाला सिस्टम नहीं होता इनके। ठीक है ना भाई? तो इनका कहा था भाई मोले लगाओ। अब लिखो बेटा प्रताप की सेना का मुख्य केंद्र, कि भाई युद्ध के समय प्रताप की सेना का मुख्य केंद्र कहां था? प्रताप की सेना का मुख्य केंद्र। प्रताप ने अपनी सेना का हल्दी घाटी में जाने से पहले अपना पड़ाव जो डाला था वो कहां डाला था? केलवाड़ा। कहां पर? केलवाड़ा, राजसमंद। देख लिया? मुगल सेना का मुख्य केंद्र, हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना का मुख्य केंद्र, इसका मुख्य केंद्र कौन सा था भाई? मौलेला गांव। और बीच में होकर बहती थी बनास। हल्दी घाटी कोई मैदान नहीं है, 2 पहाड़ियों के बीच का जो वो है ना स्थान दर्रा, उसको बोलते हैं हल्दी घाटी। कभी गए हो क्या? कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, यहीं से बनास का एक नाला निकलता था छोटी सी मतलब कंदराओं से। उसकी उस समय जो लंबाई बताते थे वो बताते थे 42 फीट। चेतक घोड़े के दोनों पैर जख्मी हो जाने के बावजूद जब ये महाराणा प्रताप को लेकर वहां से निकल रहा था तो महाराणा प्रताप के हाथ में 76 किलो का भाला था उस समय। 76 किलो का भाला और खुद का कवच, जिसके दोनों पैर जख्मी थे उस घोड़े के। तब भी भाई साहब उस घोड़े ने एक छलांग में 42 फीट का क्या कर दिया था? नाला पार। और यहाँ बिल्कुल हल्के हो तो 7 फीट कौन कूदे जा भगवान सोगा। हाइट तो जो मैं 3.5 फीट में भी टच हो जाएगा कितु कितु को, 3 फीट आसानी से कूद सकते हो। एक बात बताओ, तुम लोगों ने कभी राजस्थान पुलिस की भी तैयारी करी है? ईमानदारी से बताओ। नहीं छोरियां तो छोड़ो, तुम तो एलडीसी बाबू उनका अकाउंटेंट का लाभ खुद नहीं खाऊंगी, ज्यादा करेंगे डॉक्टर बन जाएंगी। मैं तो मेरे भाइयों से पूछ रहा हूं, देख ले करी थी ना? लंबी कूद आती थी पहले 18 फीट। कितनी कूदे दो? ये देख, उसमें एक हाइट थी 4 फीट, वहां में क्या कूदो? 5 फीट। 4.5 कूदो ना? ये देख ले। अगर मैं बताता हूं ना वहां में 6 फीट है तो नहीं गुरुजी 6.5 फीट। शरीर देख के हाइट में तो नाम ना छोड़ेगी। वो कह रहे हैं कि शरीर तो भारी है, कहीं कूदो गुरु। हाँ लंबा, क्या आपत्ति है? तैयारी छोड़े 5 साल हो गई, आज भी 21 फीट कूद सकता हूं लंबी। हाँ पैरों का रफ्तार का एक सिस्टम होता है, ऐसे नहीं उठते पैर। अगर पैर सीधा पड़ान में आ गया ना पहले, अरे मेरा भाई मीटर लगा लियो कि तू ना तू देख इधर को। ये वाले क्या हुए थे बेटा? युद्ध। अब इसके बाद में आज तक की बात करेंगे। पर ये सर एक रिक्वेस्ट है भाइयों,